हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो बैच चल रहा है वो किसका चल रहा है, तो यह यूपी सी नेट के लिए बैच चल रहा है। ठीक है, आपको बाईलैंग्वेज ही सारी कंटेंट जितने भी हैं वो आपको बाईलैंग्वेज ही पढ़ाए जाएंगे, इसलिए कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है जीव और उसका पर्यावरण, मतलब कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए, पर्यावरण का अर्थ है वह सब कुछ जो किसी जीव के चारों ओर से घेरे रहता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? वह सब कुछ जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे रहता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपके सामने खड़े हुए हैं, अब हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, इन सारी चीजों को मिला के हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? पर्यावरण की। क्या कहेंगे कि ये सारा जो हमारी चारों तरफ है, ये क्या है? पर्यावरण है, वातावरण है। ठीक है, एनवायरमेंट है। क्लियर? घेरे रहता है और जीवों को प्रभावित करता है, और जो हमारा वातावरण होता है, ठीक है, जो हमारा एनवायरमेंट होता है, वो हमको प्रभावित करता है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को अच्छी तरीके से। ठीक है, वो चाहे किसी भी तरीके का वातावरण हो। अगर आप एक तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी फ्रेंड सर्किल कैसी है, वो भी हमको प्रभावित करती है। किस सोसाइटी में हम रहते हैं वो भी हमको प्रभावित करता है। सेम उसी तरीके से जो हमारा वातावरण है, ठीक है, अगर वातावरण जो पर्यावरण है, अगर उसमें ठंडक होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम पे प्रभाव पड़ेगा, अगर गर्मी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमको हर तरीके से क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर? एनवायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट इट्स लाइफ। ठीक है ना, ये आपकी इंग्लिश की डिफिनेशन हो गई और ये आपकी हिंदी की हो गई। ठीक है, पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? तो दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं एनवायरमेंट के? टू कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अजैविक घटक, मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट, जिसे निर्जीव बोलते हैं, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब कि नॉन लिविंग, सॉरी, एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है कहीं कहीं। ठीक है, खैर कोई नहीं, वो गलती से हो गया। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि नॉन लिविंग। ठीक है, दूसरा क्या है? जैविक घटक, मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट, जिसे सजीव कहते हैं या जीवित कहते हैं। ठीक ना, बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो एनवायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों? तो हम बात करेंगे तो यहाँ केवल कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अजैविक घटक और जैविक घटक, मतलब कि एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें आपको, जितना मैंने यहां समझाया इस स्लाइड में, आपको समझ आया होगा। यहां तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब भी जो चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे उसमें आपको चैप्टर के बाद जो आपकी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहां कवर कराए जाएंगे। ठीक है, आज 10 तारीख है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो आज से आपकी जो लाइव क्लास है, जो ऐप पर क्लासेस हैं प्रॉपर, वो भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसकी टाइमिंग इवनिंग की रहेगी, 5 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, तो वो भी क्लासेस आज से आपके शुरू हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अजैविक घटक, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट? एबायोटिक कंपोनेंट। यह पर्यावरण के निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारक है। ठीक है, यह क्या है? पर्यावरण के निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारण है, ठीक, कारक है। ठीक है ना, दीज आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है ना, मुख्य 4 अजैविक कारक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या होगा? तापमान होगा। दूसरा क्या होगा? वाटर होगा, मतलब कि पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर, तीसरा लाइट और चौथा सॉइल, मृदा। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग यहां भी देख पा रहे होंगे, आपके डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा ये चीज बड़ी आसानी से। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट। ठीक है ना, और इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें भी हमने बताया था कि कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट हो और चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब कि बिना एबायोटिक कंपोनेंट के जो लाइफ है वो सस्टेन
नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेचर में विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एबायोटिक कंपोनेंट्स में मेनली कौन कौन से होते हैं? तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पहला हम पढ़ेंगे यहाँ क्या? तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। यह परिस्थितिकी का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका? इकोलॉजी का। समझ में आ रही बात? कौन है? टेम्परेचर। कैसे है उसके बारे में हम यहां डिस्कस करते हैं अभी। क्लियर? चलिए, प्रभाव देखिए। तापमान जीवों के एंजाइम की गतिविधियां, उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। किसको? एंजाइम एक्टिविटी को, और किसको? मेटाबॉलिज्म जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या करता है? अफेक्टेड करता है। कौन करता है भैया? तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो आपके सीनेट में क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन नीट के लेवल के नहीं रहेंगे, ठीक है ना। वो नीट से बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे पॉइंट हम क्लियर कराते हुए चल रहे हैं कि ताकि कहीं से भी अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आपका आता है तो वो आप छोड़ो ना, आसानी से उसको कर ले जाओ। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। विविधता, ठीक है ना, मतलब कि वेरिएशन। पृथ्वी पर तापमान भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल्स की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है, ठीक है ना। मतलब कि इक्वेटर से अगर पोल की ओर जाएंगे हम तो क्या होता है? तापमान क्या होता है? वहां घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑन अर्थ टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। क्लियर? समझ में आ रही बातें? अगर कहीं किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा या कहीं कोई ऐसी बात होगी जो नहीं समझ में आएगी, आप हमको कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं, वो आपको तुरंत बताया जाएगा, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर हम उस दिन की क्लास में नहीं आपको बता पाए तो नेक्स्ट डे की क्लास में बताएंगे। क्लियर? चलिए, अब यहां आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं भाई। अब देखिए, तापमान, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में तो देखिए, पृथुजा ताप जापी पृथु अरे यार, यूरोथर्मल, ठीक है ना। थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिखी हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वह जीव जो तापमान के व्यापक परास, ठीक है ना, वाइड रेंज को, ठीक है ना, मतलब कि जो तापमान के क्या होता है? वाइड रेंज को, टेम्परेचर के वाइड रेंज को क्या करते हैं? सहन कर सकते हैं, जैसे स्तनधारी और पक्षी, ठीक है ना। यूरोथर्मल में देखिए, दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एग्जाम्पल में मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? यूरियोथर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरियोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट जो वाइड रेंज क्या करें? टेम्परेचर के क्या कर सके? सहन कर सके, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सके, सहन कर सके। क्लियर? चलिए अब देखिए दूसरा, देखिए स्टेनियोथर्मल, ठीक है। वह जीव जो तापमान के बहुत कम परास को, मतलब कि नैरो रेंज को क्या कर सकें? सहन कर सकें, ठीक है, में ही जीवित रह सकते हैं, जैसे मछली और छिपकली, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही कम रेंज होता है टेम्परेचर का, वहीं तक ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। और उसी के अंदर सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा लिविंग ऑब्जेक्ट है, केवल आपको समझाने के लिए, कि जिसकी जो रेंज है टेम्परेचर की, मान लीजिए 5 से लेकर 10 तक ही ये टॉलरेट कर सकता है। अगर 5 रहेगा तब ये सस्टेन करेगा, 10 रहेगा तब ये सस्टेन करेगा, मतलब कि इसी के बीच में सस्टेन करेगा। अगर इसके ऊपर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसकी रेंज क्या होगी? बहुत ही कम होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया, जैसे कि मछली और लिजार्ड, ठीक है ना। स्टेनियोथर्मल दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज, ठीक है। अब यहां देखिए, आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये नैरो रेंज याद रखना है, और इसमें जो है क्या रखना है याद? आपको वाइड रेंज। क्या याद रखना है? वाइड रेंज, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, क्वेश्चन के आंसर जो थ्योरी आपको बताई जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहीं से आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। बस बेशर्ते शर्त यह है
कि आप जब भी आपको पढ़ाया जाए, जब भी आपको समझाया जाए, तो अपना कान और दिमाग दोनों पूरा कंसंट्रेट करिए अपनी क्लास पर। अगर आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और आपने एक बार क्लास प्रॉपर मैनर में कर ली है, तो आपको समझने में या क्वेश्चन क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप एक ही बार मेहनत करिए जो भी करनी है, और उसी में अपना पूरा जी जान लगा के क्लास को अच्छे से करिए, कि ताकि आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएं और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपका जो सीनेट है, जो बीएससी नर्सिंग है, वो आसानी से क्रैक हो जाए। ठीक है, यही हमारी कोशिश भी है, और यही हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी, कि यही आप लोग करिए, सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाई करिए, अच्छे ढंग से करिए, कि ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्रैक हो जाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, कोल्ड एडाप्टेशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, ठीक है, एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन, ठीक है, और उसके बाद में देखिए इंसुलेशन, ठीक है ना, और हीट एडाप्टेशन में स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब पसीना आना, ठीक है ना, प्लान पेनेटिंग, एवोपरेट कूलिंग, हीट शॉक प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ये एडाप्टेशन क्या है, ठीक है ना, तापमान के प्रति एडाप्टेशन करके ही कोई लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने जियोग्राफिकल एरिया में या अपने नेटिव एरिया में जहां वो रहता है, वहां उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो अडॉप्ट करता है, और तभी वहां वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, कि जैसे गर्मी में आपको पसीना बहुत होता है, ठीक है ना, तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है ना, स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आना। ठीक, जब पसीना आएगा उसके बाद में फिर जब हवा चलेगी तो हवा के साथ रिएक्शन होगा, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा या कम रहेगा, बढ़ने नहीं पाएगा, जिस हिसाब से बाहर का एटमॉस्फेयर है, पहली चीज। दूसरी, उसी के विपरीत अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि ठंडियों में आपको कपकपी होती है, शिवरिंग, ठीक है ना, वो किस लिए होती है, कि ताकि आपकी बॉडी में हीट डेवलप हो, हीट हो, और उसके वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। क्लियर, तो इसी तरीके के एडाप्टेशन होते हैं हर लिविंग ऑब्जेक्ट में। जैसे पोलर बियर होता है, इसमें भी एक स्पेशल एडाप्टेशन होगा। ठीक है ना, कोई भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट होगा जो जिस रीजन में रहता होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके बॉडी में एडाप्टेशन होगा, तभी वो वहां आसानी से सस्टेन कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। क्लियर, ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अभी हम टेम्परेचर के ही बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं जल पर, वाटर पर। ठीक है, अब देखिए तापमान के बाद यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो पहली बात हमने किसकी की, टेम्परेचर की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, जल की, वाटर की। ठीक है, तापमान के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। क्लियर, विदाउट वाटर जो लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है, या लाइफ की सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, आफ्टर टेम्परेचर दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। क्लियर, तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अब देखिए साल्टिनिटी, देखिए जल की गुणवत्ता उसमें घुले नमक की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो सीनेट का पेपर है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बड़े आसान होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये भी देख लीजिए, जल की गुणवत्ता उसमें घुले नमक पर निर्भर करती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, द क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन इट। ठीक है ना, मतलब कि वाटर में कितना सॉल्ट डिजॉल्व है, इस पे डिपेंड करता है कि जो जल की गुणवत्ता है वह कैसी होगी। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें जितनी अभी तक हम पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इतने आसान शब्दों में और इतने आसान मैनर में समझाऊं कि आप समझ जाएं चीजों को। ठीक है,
इसीलिए मैं आपकी पीपीटी को पूरी तरीके से बाइलैंग्वेज बनाया हूं कि ताकि आप आसानी से समझ पाएं चीजों को, और जितने हमारे यूपी स्टेट के बच्चे हैं जो सीनेट का पेपर देना चाहते हैं वो आसानी से हम लोगों की क्लासेस को करके और सीनेट क्रैक करके अपनी एक सीट कंफर्म कर लें गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसी विश्वास के साथ आप भी हमारे साथ जुड़िए कि ताकि आपकी एक सीट कंफर्म होने पाए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, देखिए जीवों के प्रकार। ठीक है, अब किस प्रकार के जीव जो है कहां वाटर में रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, यूरियोथ्लाइन, ठीक है ना, वह जीव जो लवणता साल्ट कंसंट्रेशन की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यूरियोहेलाइन क्या होता है? यूरियोहेलाइन होता है वह सिचुएशन जिसमें या ऐसी कंडीशन या ऐसा एटमॉस्फेयर जहां जो लवणता है, साल्ट कंसंट्रेशन है, वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, और ऐसी सिचुएशन में भी जो जीव सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूरियोथेलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरियोथेलाइन बोलते हैं। क्लियर? सॉरी, यूरियोहेलाइन होगा। क्लियर? इसको आप देख लीजिए, यूरियोहेलाइन होगा। ठीक, बोलने में मिस्टेक हो गई थी, ये आप समझ लीजिए, यूरियोहेलाइन होगा। ठीक, क्योंकि हमको भी थोड़ी सी समस्या सिर्फ इस वजह से हो रही क्योंकि हमने भी इसको बाइलैंग्वेज बनाया है, तो उसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जा रहा है, इंग्लिश और हिंदी मिक्स है इसलिए। ठीक है ना, तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे, बाकी मैंने इसको सही कर दिया, यूरियोहेलाइन है। क्लियर? चलिए, तो यूरियोहेलाइन ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा साल्ट कंडीशन में या बहुत ही ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन की जगह पर भी सरवाइव कर लेते हैं। क्लियर? यूरियोहेलाइन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तनु लवणी मतलब कि स्टेनोहेलाइन। ठीक है ना, स्टेनोहेलाइन का मतलब क्या होता? वह जीव जो केवल कम लवणता वाली सीमा में रह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे एनिमल्स जो जहां साल्टीनेस कम है वहां रह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? स्टेनियोहेलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेनियोहेलाइन। ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। क्लियर? तो दो तरीके के जीवों के प्रकार होते हैं, एक जो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज की सैलिनिटी, जो साल्ट सिचुएशन होगी या साल्ट का कंसंट्रेशन होगा वहां सरवाइव करते हैं, और दूसरे हुए जो कम लवणता वाली कंडीशन में या कम साल्टी एरिया वाले कंडीशन में या कम साल्टी एरिया वाले जो एटमॉस्फेयर है उसमें सरवाइव करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नोट, समुद्री मछलियां मीठे पानी में और मीठे पानी की मछलियां समुद्र में परासरणी समस्याओं, ठीक है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स के कारण जीवित नहीं रह पाती हैं। क्लियर? ये चीज आप समझ लीजिए, इसका डायग्राम भी यहां दिया हुआ है, ये आप समझिएगा। ठीक है ना, समुद्री मछलियां, ठीक है, मीठे पानी में, मतलब कि जो समुद्र की मछली होगी वह मीठे पानी में, और जो मीठे पानी की मछली होगी वह समुद्र में नहीं रह पाएगी। किस लिए नहीं रह पाएगी? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के कारण। किसके कारण? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के कारण। क्लियर? चलिए, मेराइन फिश कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर फिश कैन नॉट सर्वाइव इन द सी बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, और ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, फ्रेश वाटर फिश इन साल्ट वाटर, ठीक है ना, एंड साल्ट वाटर फिश इन फ्रेश वाटर। क्लियर? ये देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक, और ये दोनों क्या होंगी? अगर साल्ट वाटर की फिश है तो वो फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर पाएगी, और फ्रेश वाटर की फिश है तो वह साल्ट वाटर में सरवाइव नहीं कर पाएगी। और किस लिए नहीं कर पाएगी? तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के कारण। किसके कारण? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ सकता है तो आपको आंसर क्या लगाना है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसलिए कि आपकी जो कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस हैं वो आपके ऐप पर आज से संचालित हो गई हैं 10 तारीख से। टाइमिंग उसकी जो रहेगी इवनिंग में 5 बजे से 7 बजे की रहेगी। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो एडमिशन ले सकते हैं। जो ऑफर है वो केवल आज तक ही है, आज के बाद खत्म हो जाएगा। और मैं दूसरी एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जो एम्स नॉर्सेट का बैच है वो आपका कब से शुरू होगा, 20 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, जो एम्स नॉर्सेट का बैच है बच्चों वह भी 20 फरवरी से आपके ऐप पर शुरू हो जाएगा। एम्स नॉर्सेट की जो डेमो क्लासेस हैं या जो यूट्यूब पर क्लासेस हैं वो 15 तारीख के बाद पढ़ेंगी एज अ डेमो क्लासेस। उसके बाद फिर 20 तारीख से आपकी कंटिन्यू क्लासेस जो हैं वह शुरू हो जाएंगी आपके ऐप पर। ऐप की जो डिटेलिंग है वो आपको पहले से ही पता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहां भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, वेडू एक्स के नाम से, वेदू एक्स के नाम से आपका ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल मैं इसकी जो लिंक है वेबसाइट की वह भी इसमें इनबिल्ड करा दूंगा, वह भी इसमें लिखवा दूंगा कि ताकि जिनके पास iOS का फोन है, मतलब कि जिनके पास एप्पल का फोन है, वो उस वेबसाइट पर जाके वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहां से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका ऐप है वो डेवलपिंग फेज में है, मतलब कि अभी केवल हमने एंड्रॉइड पे बनाया है, iOS पर नहीं बना है। ठीक है, iOS पर भी बन जाएगा, लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक आपकी वेबसाइट है, आप वहां से जाके सारी क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।